हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस अगेन। आज हम यूटिलिटेरियन चैप्टर में सेकंड लेक्चर लेंगे। पहले लेक्चर में हमने किसको पढ़ा था? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम जेएस। तो दोनों हैं यूटिलिटेरियन ही, लेकिन दोनों के थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस। तो आज हम जेएस मिल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रीफ रिकैप डाल लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या समझा था। टेलीलॉजी यूटिलिटेरियन में तो सबसे पहले टेलियो का मतलब समझा था हमने, एंड या कॉन्सिक्वेंस। फिर इसका स्कूल का नाम था यूटिलिटेरियंस। फिर नाम सुना था यूटिलिटेरियंस कौन कौन से होंगे? एक जेरेमी बेंथम और एक जेएस मिल। फिर हमने जेरेमी बेंथम को समझने की कोशिश करी थी तीन टर्म्स के नाम थ्रू। कौन कौन से टर्म्स है? तीन। ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इगोइज्म और आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ वंस इंटरेस्ट विद दोज ऑफ अदर्स। फिर क्या समझने की कोशिश करी थी हमने? द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल समझा था हमने, ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल समझा था। इसमें बिलीफ, फॉर्म्स ऑफ सेंसेशन, हेडोनिस्ट, इस तरह की चीजें समझी थी। फिर एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज हैप्पीनेस, और फिर हाउ टू अचीव द हैप्पीनेस, ये समझा था। फिर समझा था कि हमने प्लेजर क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। फिर समझा था हाउ टू अचीव, तो डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल से अचीव करनी थी चीजें। फिर समझी थी कि हाउ टू प्रिवेंट डिसअपॉइंटमेंट, तो फिर हमने ये समझा था। फिर समझा था कि ऑल प्लेजर सेम, तो हाँ जेरेमी बेंथम के हिसाब से। फिर उन्हें कैलकुलेट कैसे करना है, हेडोनिक कैलकुलस से। फिर समझना था हमने हेडोनिक कैलकुलस के कंपोनेंट्स। फिर समझा थे हमने, आज हम समझेंगे जेरेमी बेंथम के बाद जेएस मिल। आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो ये जेएस मिल है और ये यूटिलिटेरियन में दूसरा थिंकर है हमारा, जो आज हमको समझना। तो जब भी किसी थिंकर को हमको समझना हो, जब भी किसी थिंकर को समझना हो, तो सबसे पहले समझेंगे कि वो मानता क्या था, उसका बिलीफ सिस्टम क्या था। व्हाट डज ही बिलीव, वो सोचता क्या है, मानता क्या है, बिलीव क्या है। तो पहला उसका बिलीव क्या है? जेरेमी बेंथम से अपोजिट है। और क्या है? ऑल प्लेजर्स आर नॉट सेम। बेंथम क्या कहता था कि प्लेजर्स आर डिफरेंट ओनली इन क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी। जबकि मिल का क्या कहना है कि ऑल प्लेजर्स आर नॉट सेम, नाइदर इन क्वांटिटी नॉर इन क्वालिटी। डिफरेंस, मान्यता में जब डिफरेंस आ जाए तो कंक्लूजन्स में डिफरेंस अपने आप आता है। यानी हम जैसा सोचते हैं, हमारे निष्कर्ष वैसे ही होते हैं, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से रिसर्च करते हैं। एक कम्युनिस्ट आदमी जब रिसर्च करने निकलेगा तो वो हर जगह इकोनॉमिक भेद ढूंढेगा, इकोनॉमिक डिफरेंसेस ढूंढेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ढूंढेगा, उसमें शोषण अत्याचार ढूंढेगा। जब वो कैपिटलिस्ट आ जाए तो वो यूटिलिटेरियनिज्म ढूंढेगा, हर जगह फायदे ढूंढेगा, एक फ्रीडम के, इक्वलिटी के, लिबर्टी। फेमिनिस्ट आ जाए तो हर जगह पैट्रियार्की दिखाई देगी, उसे घर में पैट्रियार्की दिखाई देगी, वो देखने की कोशिश करेगा, मीडिया में दिखाई देगी, इकोनॉमी में दिखाई देगी, पॉलिटिक्स में दिखाई देगी, हर जगह वो फेमिनिस्ट, वो हर जगह जेंडर इनइक्वालिटी ढूंढेगा। कोई दलित थिंकर आ जाए तो हर जगह कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट डिफरेंसेस, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को ढूंढेगा। तो ये सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो आदमी उसी हिसाब से चीजों को देखता है जैसा वो होता है। ठीक है। तो आचार्य प्रशांत वाली कहानी याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि हिरण को अगर रूल बनाने का मौका मिले तो वो अपनी तरीके से अपने फायदे में रूल बनाएगा, और शेर को अपने रूल बनाने का मौका मिले तो शेर अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए रूल बनाएगा। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन वैसे निष्कर्ष पर पहुंचता है जैसे उसका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि वो रिसर्च में उन्हीं कंपोनेंट्स पर नजर डालेगा जिन कंपोनेंट्स में उसका बिलीफ सिस्टम है। तो जेएस मिल क्या बिलीव करते हैं कि ऑल प्लेजर्स आर नॉट सेम, नाइदर इन क्वालिटी और नॉर इन क्वांटिटी। दूसरी बात
कि देयर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन वेरियस प्लेजर्स। इसका कहना है कि डिफरेंट प्लेजर्स में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। कैसे समझेंगे इस बात को? इसको समझ लेते हैं अपन एक एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये ले लेते हैं, हाँ, वो क्या कह रहा है? क्वालिटेटिव डिफरेंस। जेएस मिल का कहना है क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा डिफरेंट प्लेजर्स में। किसमें? डिफरेंट प्लेजर्स में। अब वो क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा, इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने एक रसगुल्ला खाया, यहां आपको एक प्लेजर मिला, प्लेजर ए, P1 प्लेजर, यहां के प्लेजर का नाम है P1, और आपने एक चैरिटी कर दी, यहां आपको प्लेजर P2 मिला। ये दोनों प्लेजर हैं, इंडिविजुअल सेंट्रिक प्लेजर्स हैं दोनों, लेकिन ये प्लेजर इस प्लेजर से ज्यादा सुपीरियर है। कैसे? कई लहजों में। आपने रसगुल्ला खाया और आपने चैरिटी की। अब आपको देखना है कि क्वालिटेटिवली कौन सा प्लेजर बेहतर है, तो मैंने कहा ये ज्यादा बेहतर है। तो अब आपका कहना होगा कि सर क्यों बेहतर है? पहला एस्पेक्ट है ड्यूरेबिलिटी। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कई दिनों तक तुम्हें एहसास रहेगा। शेयरिंग, रसगुल्ला खाने के प्लेजर को आप शेयर नहीं कर सकते, ये शेयरिंग है। जो मैक्सिमम गुड है, मैक्सिमम गुड है, वो कहां ज्यादा होगा? यहां बहुत कम होगा, यहां बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चैरिटी करने वाला भी खुश है, आपको तो खुशी मिल ही रही है दान करके, जिस पे किया उस पे भी ज्यादा है। तो आप समझ में आया कि कुछ प्लेजर्स ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मतलब अल्टीमेट रिजल्ट। अगर अल्टीमेट रिजल्ट की बात देखें, अल्टीमेट एंड, अगर आप ज्यादा कर गए तो आपको क्या होगी? डायबिटीज, तो ये नेगेटिव देगा। लेकिन ये कभी कितना भी ज्यादा कर लो कभी नेगेटिव नहीं देगा, मतलब ये सस्टेनेबल है, आप कितना भी करते रहो कभी नुकसान नहीं देगा। तो ये समझ में आया? प्लेजर में डिफरेंस होता है क्वालिटी के आधार पर। यही बात जेएस मिल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि डिफरेंट प्लेजर्स डिफरेंट बेसिस पर अलग अलग होते हैं। आप हर प्लेजर को एक तराजू में तौलकर नहीं देख सकते, हर प्लेजर का अपना एक वैल्यू है, हर प्लेजर दूसरे प्लेजर से बेहतर या कमतर हो सकता है, मतलब अलग हो सकता है। यही बात जेएस मिल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन वेरियस प्लेजर्स, गॉट द पॉइंट। दूसरा, उनके हिसाब से अगर वेरियस डिफरेंस होता है, मतलब हर प्लेजर में डिफरेंस होता है, तो उनके हिसाब से फिर कुछ कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी उनको। भाई जब एक आदमी ये बोलता है कि कुछ प्लेजर्स दूसरे प्लेजर से अलग हैं, तो फिर उसे कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि कुछ को सुपीरियर बताना पड़ेगा, कुछ को इंफीरियर बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया दो तरह के प्लेजर्स हो सकते हैं। हायर प्लेजर्स जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं, आपने किताब पढ़ने के बाद जो प्लेजर हासिल किया और रसगुल्ला खाने के बाद जो प्लेजर हासिल किया, दोनों प्लेजर्स में अंतर होगा। आपने मार्क्सवाद को समझने के बाद जो मजा आया, आपको कैपिटलिज्म की खामियां पता चली, तब आपको जो सुख मिलेगा वो अलग तरह का होगा, और रसगुल्ला खाने के बाद जो सुख मिलेगा वो अलग तरह का होगा। प्लेजर
हैं? आप अगर फेमिनिस्ट टेंडेंसी रखते हैं और आपने कोई फेमिनिस्ट बुक पढ़ी जो एकदम बढ़िया बुक थी, है ना, तो आपको जो सुख मिलने वाला है वो दाल भात चोखा खाने से कहीं ज्यादा सस्टेनेबल बेहतर होगा। लोअर प्लेजर, बॉडीली प्लेजर, जो प्लेजर आपकी बॉडी से रिलेटेड होते हैं उन प्लेजर्स को जेएस मिल ने कहा लोअर प्लेजर। मैं नहीं कह रहा भैया, मुझे दोषी मत मानना, आपको अभी भी पूरी फुल फ्रीडम है कि आप बॉडीली प्लेजर को हायर प्लेजर मानो, लेकिन जब आप जेएस मिल का नाम लिख के लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि बॉडीली प्लेजर्स आर लोअर प्लेजर्स और इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स आर हायर प्लेजर्स। किसके अकॉर्डिंग? जेएस मिल के अकॉर्डिंग। आप जेरेमी बेंथम को फॉलो कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट एट ऑल, लेकिन जब आपको नंबर ज्यादा चाहिए, जब आपको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, तो जेरेमी बेंथम को इस मामले में दरकिनार किया जाता है, जेएस मिल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कोऑपरेशन से, सोसाइटी टॉलरेंस से, सोसाइटी कंपैशन से चलती है। ईगोइस्टिक सोसाइटी, अगर सब सेल्फ सेंट्रिक और सब अपने बॉडीली प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो जाएं तो सोसाइटी सस्टेनेबल नहीं होगी। और अपन क्या है? सोशल एनिमल। एनिमल तो अभी भी है, लेकिन एनिमल होने के साथ हम कौन से हो गए? सोशल एनिमल। गाय भैंस बकरी भेड़ एनिमल है, सोशल एनिमल नहीं है। कुत्ता बिल्ली सोशिएबल एनिमल है, सोशल एनिमल अभी भी नहीं है। आदमी इंसान ये क्या है? सोशल एनिमल है। जब कोई आदमी, कोई इंसान सोशल एनिमल हो जाता है तो सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होती हैं, क्योंकि सोसाइटी तभी कंटिन्यू कर सकती है। अगर हर व्यक्ति हर पर्सन इगोइस्टिक हो जाए, हेडोनिस्ट हो जाए, तो सोसाइटी में चैरिटी, सोसाइटी में कंपैशन, सोसाइटी में टॉलरेंस, सोसाइटी में कोऑपरेशन नाम की चीजें रहेंगी नहीं। ठीक है ना? कोई सोसाइटी में रिसर्च क्यों करेगा अपनी जिंदगी तबाह करके? सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करने की फीलिंग कब आती है? जब आप हेडोनिज्म से अलग हटते हो, सोसाइटी के लिए सोचते हो। सोसाइटी के लिए जितने भी लोगों ने महान काम किए सोसाइटी के लिए, वो कैसे कर पाए ग्रेटनेस? क्यों? क्योंकि उन्होंने हेडोनिस्ट टेंडेंसीज को साइड लाइन किया और अपना ड्यूटी समझा किसके लिए? सोसाइटी के लिए। अंबेडकर बन पाए। अगर वो हेडोनिस्ट हो जाते, अपना अपना देखते, तो क्या दलित समाज का उत्थान कर पाते? ज्योतिबा फुले या रानी लक्ष्मीबाई या सरदार पटेल या महात्मा गांधी जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह जैसे लोग हेडोनिस्ट हो जाते, तो क्या सोसाइटी आज वैसी हो पाती जैसी आज है? नहीं। तो कुछ लोग सोसाइटी के लिए सोचते हैं, इसीलिए सोसाइटी बन पाती है। अदरवाइज ये भी जानवरों की एक भीड़ होती है ना? तो सोसाइटी इसलिए बन पाती है ताकि लोग हेडोनिस्ट टेंडेंसी से अलग हटकर सोसाइटी के लिए कुछ सोचते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की फीलिंग ही इंसान को इंसान बनाने की पहली शर्त है। तो यही बात जेएस मिल ने एथिकल भाषा में कही कि प्लेजर आप लीजिए, लेकिन आप प्लेजर भगत सिंह वाले कामों में लीजिए, महात्मा गांधी वाले कामों में लीजिए, मदर टेरेसा, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई और जितने भी लोग हैं, रविदास जिन्हें रविदास कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब वाले लिखने वाले लोग, तो उनको हायर प्लेजर मिलता है, इंटेलेक्चुअल वर्क। तो यही बात जेएस मिल ने थोड़ी सी थ्योरेटिकल रूप दे दिया। तो कंट्रीब्यूटिंग नेचर को, इंटेलेक्ट काम को उन्होंने बोला कि प्लेजर विल बी हायर। जो प्लेजर इंटेलेक्ट काम से आए, इंटेलेक्चुअल काम से आए, इंटेलेक्ट जैसे बोलो आप किसी बिल्डिंग को देखकर उस प्लेजर हासिल हुआ, कोई अच्छी जैसे ताजमहल जैसी बिल्डिंग हुई और वहां भी एक प्लेजर मिलता है, या फूलों की वादी में आप चले गए, फ्लावर वैली में, वहां आपको एक सुख मिलेगा, सुबह पार्क में टहलने पे एक सुख मिलेगा। तो ये सुख इंटेलेक्चुअल सुख है। तो ये सुख, ये प्लेजर्स हायर प्लेजर है, अच्छे प्लेजर माने जाएंगे। कंक्लूजन क्या निकाल दिया इसने फिर इस बात पे कि ह्यूमन शुड सीक हायर प्लेजर्स इंस्टेड ऑफ लोअर प्लेजर्स बिकॉज ही बिलीव दैट इट इज बेटर टू बी डिससैटिस्फाइड सोक्रेट देन अ सैटिस्फाइड पिग। सुअर, मैं नहीं कह रहा भैया, ये जेएस मिल का कहना है
कि एक डिससेटिस्फाइड सोक्रात का जीवन ज्यादा बेहतर है बजाय सेटिस्फाइड सुअर के। अगर कोई आदमी सुअर की तरह खा पी के चित्त पड़ा है लेट, कोई डिससेटिस्फैक्ट नहीं है उसे, तो उसकी जिंदगी बढ़िया नहीं है। किसकी नजर से? जेएस मिल की नजर से, मेरी नजर से। जेएस मिल कह रहे हैं कि खा पी के चित्त पड़े रहने में कोई भलाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन है उस तरह, वो सेटिस्फेक्शन किसी काम का नहीं है। इससे तो बेहतर है कि आप डिससेटिस्फाइड रहो लेकिन सोक्रात की तरह रहो। वो ये उनका कहना है। आप इन्हें कोट भी कर सकते, ये वाली बात आप कहीं कोट भी कर सकते। इट इज बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड सोक्राट्स देन सेटिस्फाइड पिग। ठीक है, तो ये इनका कंक्लूजन है। अब जेएस मिल साहब ये तो कह गए कि प्लेजर हायर हो सकते हैं और लोअर हो सकते हैं, हमने एग्जांपल से समझ भी लिया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई प्लेजर हायर है तो उस हायर प्लेजर को अचीव कैसे करना है? हायर प्लेजर को अचीव कैसे करना है? तो उसने क्या बोला? 3 रूल दिए उसने। कितने? 3 रूल दिए। भाई कोई प्लेजर हायर है तो हासिल कैसे होंगे? कि 3 नियमों का पालन करो आप हायर प्लेजर हासिल कर सकते। 3 रूल कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। दूसरा है द हार्म प्रिंसिपल, और तीसरा है द हायर प्लेजर प्रिंसिपल। वही हायर प्लेजर। अब देखो 3 रूल कौन कौन से? द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है योर एक्शन शुड इंश्योर ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर का जो कंसेप्ट है, मतलब ज्यादा गुड तो हो लेकिन कितनों को? ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अगर आपका कोई काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी कर रहा है तो आपका काम सही माना जाएगा। किसके हिसाब से? जेएस मिल के हिसाब से। और जेरेमी बेंथम में जाएंगे तो क्या कहेगा वो? कि ग्रेटेस्ट गुड टू मी। आपका काम कब सही माना जाएगा? ग्रेटेस्ट गुड टू मी। कौन? जेरेमी बेंथम। और जेएस मिल जाएगा तो क्या बोलेगा? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, ये है जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम, और ये है जेएस मिल। दोनों कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए। ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए, लेकिन टू पे जाके बदल जा रहे हैं। ये कह रहा है कि टू मी, और ये क्या कह रहा है? टू ग्रेटेस्ट नंबर। और नंबर में हो सकता है मैं इंक्लूड हूं, और ये भी हो सकता है कि मैं इंक्लूड नहीं। तो आपका कोई काम अगर ग्रेटेस्ट नंबर को गुड फायदा पहुंचा रहा है, प्लेजर पहुंचा रहा है, तब उस केस में आपका काम सही है। और इस केस में भैया मेरा काम मुझे फायदा पहुंचा रहा है तो सही है, बाकी दुनिया में आग लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मेरे हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? जेरेमी बेंथम के हिसाब से। जेरेमी बेंथम का कहना है कि अगर कोई काम से मेरा फायदा हो रहा है तो फिर मुझे दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जेएस मिल साहब कह रहे हैं कि अगर मेरे काम से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है तभी मेरा काम सही माना जाएगा। अगर मेरे काम से ज्यादातर लोगों को नुकसान हो रहा है तो फिर मेरा काम सही नहीं माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि चाहे उससे मेरा कितना ही फायदा हो। गुड द पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊं? चलो एग्जांपल ले लेते। आपको पास होना है, आईएएस का मेंस लिख रहे हैं आप। अब 2 रास्ते, चीटिंग करी आपने तो यहां ग्रेटेस्ट लोगों को नुकसान होगा,
लेकिन इंडिविजुअल को फायदा होगा। तो ये वाली बात जेएस मिल के हिसाब से गलत है और जेरेमी बेंथम के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि इससे आदमी सेलेक्ट हो जा रहा है, इंडिविजुअल पास हो जा रहा है। जेरेमी बेंथम जैसे लोग दूसरों को मारकर काटकर खाने को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसे काटकर खाने में फायदा आ रहा है, मजा आ रहा है, प्लेजर आ रहा है। वो प्लेजर ओरिएंटेड है और हेडोनिस्ट है। हेडोनिस्ट वाला इंडिविजुअल सेंट्रिक है। तो ऐसे थिंकर्स ये बोलेंगे कि अगर किसी काम से इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है तो फिर वो काम करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। वो दूसरों के फायदे की बात नहीं करेंगे, उन्हें अपने फायदे पर ध्यान देना। लेकिन जेएस मिल लाएंगे, बोलेंगे कि नहीं भाई, ऐसा कोई काम मत करो जिससे सोसाइटी को या बड़े ज्यादा नंबर लोगों को, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हो। तो चीटिंग अगर आप करते हो तो गलत प्रैक्टिस होगी और कंपटीशन की फीलिंग खत्म होगी, कंपटीशन की भावना खत्म होगी। इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो पा रहा। ये ग्रेटेस्ट गुड तो हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल सेंटर का ग्रेटेस्ट नंबर पे लॉस कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। और फेयरली लिखो आप जो आ रहा है आपको, तब जेएस मिल के हिसाब से ठीक है। लेकिन फेयरली आपको अगर अपनी क्षमता पता है और आपको पता है कि फेल हो जाओगे तो आप फेल कर जाओगे, तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से गलत है। फेयरली काम करना जेएस मिल के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि इससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जहां हार्म होगा वहां जेरेमी बेंथम बोलेगा कि ये काम गलत था, हालांकि काम सही था, फेयरनेस। लेकिन जेरेमी बेंथम क्या बोलेंगे? क्योंकि इससे आदमी को पता है ना उसकी कैपेबिलिटी, वो फेल हो जाएगा। तो जेरेमी बेंथम बोलेंगे तुमने गलत किया नकल न करके। लेकिन जेएस मिल बोलेगा कि आपने सही किया नकल न करके, बेशक आप फेल हो। ड्यूटी यहां अभी भी ध्यान नहीं है, ड्यूटी के तौर पर फेयरनेस नहीं बता रहा है जेएस मिल भी। जेएस मिल फेयरली, फेयर एग्जाम को इसलिए बढ़िया बता रहा है कि इसका फायदा ज्यादातर लोगों को होगा। अभी भी फेयरनेस ड्यूटी के तौर पर या वर्च्यू के तौर पर नहीं बता रहा है। यही डिफरेंस होता है थ्योरीज में, फिलोसफीज में, कि किस किस बात को ध्यान में रख के कोई बात कही गई। यहां जेएस मिल ड्यूटी के तौर पे या वर्च्यू के तौर पे या ऑब्लिगेशन के तौर पे नहीं बता रहा है। वो सिर्फ ये गिन रहा है कि आप जब फेयरली एग्जाम लिखोगे, जो आपको आ रहा है उतना लिखोगे, तो इससे क्या होगा? कंपटीशन की फीलिंग के थ्रू ग्रेटेस्ट लोगों को ग्रेटेस्ट गुड होगा। गॉट द पॉइंट? अभी यहां जेएस मिल न ड्यूटी की बात कर रहा है, ना वर्च्यू की बात कर रहा है, ना किसी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। जो हम वर्च्यू एथिक्स में पढ़ चुके हैं, किसकी बात करते हैं? कैरेक्टर की। वर्च्यू होना चाहिए, गुण होना चाहिए आपके अंदर फेयरनेस का, तो उसकी बात नहीं कर रहा। आप फेयर गुण से हो ना हो, आपके अंदर ऑनेस्टी है कि नहीं है, जेएस मिल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोलेगा? आपको फेयरनेस इसलिए फॉलो करनी है ताकि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर हो जाए। आपके कैरेक्टर में फेयर ऑनेस्टी है कि नहीं, इस बात से जेएस मिल और जेरेमी बेंथम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फेयरनेस प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन ना तो ड्यूटी के तौर पे, ना वर्च्यू के तौर पे, ना ऑब्लिगेशन के तौर पे। किसके तौर पे? क्योंकि उससे ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर होगा। डिफरेंस बताऊंगा। वर्च्यू एथिक्स में जब हमने पढ़ा था सोक्राट, अरिस्टो, प्लेटो, तो वहां हमने समझा था कि वर्च्यू कैरेक्टर का हिस्सा है। वहां किस बात पे फोकस होता है? कि आई शुड थिंक व्हाट शुड आई बी रेदर देन व्हाट शुड आई डू। तो हमें किस बारे में सोचना चाहिए? हमें एक ऐसा बनना है, ये सोचना जरूरी है, ना कि ये सोचना कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सही हैं बाई कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली सारे काम अपने आप गुड हो जाएंगे। और बाई कैरेक्टर गलत है तो फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमसे गलती होगी। ये वर्च्यू एथिक्स बोलती है। ऐसे ड्यूटी एथिक्स इसलिए ड्यूटी एथिक्स ऐसा बोलेगी कि आप कोई काम वो करिए जो आपकी ड्यूटी हो, जो आपसे एक्सपेक्ट हो, किसी सोशल सेटअप का हिस्सा होने के नाते। ऐसे अगर पिता के सोशल सेटअप में हो तो आपको, आपकी ये ड्यूटी है कि बच्चों की और बीवी की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इसलिए इंश्योर करनी है कि आपकी वो ड्यूटी है, ना कि इसलिए कि वो आपके वर्च्यू में, और ना इसलिए कि उससे फायदा हो रहा है लोगों को। तो ड्यूटी एथिक्स अलग है और यूटिलिटेरियन एथिक्स अलग है।
तीनों में माइन्यूट, मतलब सब थ्योरीज में माइन्यूट डिफरेंस है बस थिंकिंग का। तो जेएसएल क्या कह रहे हैं, फेयरनेस ऑनेस्टी का पालन क्यों करना है, क्योंकि इससे ग्रेटेस्ट गुड होगा। इसलिए नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर में ये होनी चाहिए, न इसलिए कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन है कोई ऐसा करना, न इसलिए कि तुम्हारी कोई ड्यूटी है ऐसा। ऑब्लिगेशन आएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। क्यों, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां म्यूचुअल ऑब्लिगेशन आ जाती हैं जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थॉमस हॉब्स वाली, जॉन लॉक रूसो वाली, तो वहां हम ये चीज समझे। समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। चल, पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ। यूटिलिटी प्रिंसिपल मतलब कोई काम कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। हार्म प्रिंसिपल, योर एक्शन शुड नॉट हार्म एनीवन। अगर आपको समझना है कि कौन सा प्लेजर हायर है और कौन सा लोअर है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, उस प्लेजर से किसी को, जो आपने प्लेजर हासिल करा या जो एक्शन आपने किया, उससे किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा। किसी को मतलब ज्यादातर लोगों को फायदा हुआ और कम, उससे कम लोगों को नुकसान हुआ। आपके हर एक्शन से किसी न किसी को फायदा होगा, किसी न किसी को नुकसान होगा, ये गारंटी। आपने मछली मार के खाई, लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मछली मर गई, मछली का नुकसान हुआ। तो इस बेस पे अगर मास पॉपुलेशन की एथिक्स का इंतजाम करें तो नॉन वेजिटेरियन अनएथिकल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में नॉन वेजिटेरियन होना स्पीसीज को समाप्त कर सकता है, उससे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नुकसान हो सकता है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी सहित लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉन वेजिटेरियन की जो हैबिट है इस प्रिंसिपल से नेगेटिव मानी जाएगी, मतलब गलत मानी जाएगी, रॉन्ग मानी जाएगी, अनएथिकल मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि हार्म हो रहा है लॉन्ग रन में। तो आपके किसी एक्ट से अगर ग्रेटेस्ट नंबर को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो फिर वो आपका एक्शन अनएथिकल, रॉन्ग, बैड माना जाएगा। द पॉइंट। द हायर प्लेजर प्रिंसिपल, तो दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं। प्लेजर्स होता है एक माइंड का प्लेजर और एक बॉडी का प्लेजर। तो आपको हायर प्लेजर उसको रखना है जो आपके माइंड को प्लेजर ज्यादा दे, इंस्टेड ऑफ योर बॉडी प्लेजर्स। आपने रसगुल्ला खाया, एक प्लेजर मिला। आपने नमकीन खाई, एक प्लेजर मिला। आपने शराब पी, एक प्लेजर है। आपने स्मोकिंग की, एक प्लेजर है। ये सब प्लेजर किसके हैं, बॉडी के। आपने अच्छा म्यूजिक सुना, ये बॉडी प्लेजर नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर है। आपने किस तरह का म्यूजिक सुना, वो तो बॉडीली प्लेजर। एक माइंड का प्लेजर होता है, आप ताजमहल देखने गए, आपने कोई झरना देखा, प्रकृति देखी, चिड़ियों को चहकते देखा, जंगल में गए, कोई पेंटिंग बनाई, मतलब इंटेलेक्चुअल, कोई बुक पढ़ी या बुक लिखी, कविता पढ़ी या कविता लिखी, कवि सम्मेलन में भाग लिया जहां अच्छे कवि आए, मुशायरे में भाग लिया, मुशायरा सुना, इस तरह की चीजें। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स सुपीरियर होंगे किससे, बॉडीली प्लेजर से। ये मेरा कहना नहीं है, मुझे मत दोषी कहना, ये किसका कहना है, जेएस मिल का। आप मानो न मानो, जब एग्जाम हॉल में लिख के आओगे तो आपको लिखने पड़ेंगे ये हायर प्लेजर। और आप चाहे जेएस मिल को सही मानो या गलत, लेकिन एग्जाम में जब जब कभी आए बात, तो जेरेमी बेंथम से जेएस मिल के प्लेजर को ऊपर रखना, क्योंकि सोसाइटी में जेएस मिल को एक्सेप्टेंस ज्यादा है जेरेमी बेंथम के हिसाब से। अच्छा, आप खुद बताओ, आपसे पर्सनली बात कर लेते हैं इस मुद्दे। अगर सब हेडोनिस्ट हो जाएं तो क्या आप पर्सनली अच्छा फील करोगे? हेडोनिस्ट हो जाए सब, मतलब सब अपने अपने फायदे की सोचे। मैं अपने फायदे की सोचूं, तुम अपने फायदे की सोचो, मम्मी पापा अपने फायदे की सोचे, टीचर अपने फायदे की सोचे, दोस्त अपने फायदे की सोचे, तो क्या कोई रिलेशन दुनिया में चल पाए? कोई भी रिलेशन। अगर सब हेडोनिस्ट हो जाएं तो
तो दुनिया का कोई रिलेशन चल ही नहीं पाएगा। किसी भी रिलेशन की बुनियाद, फाउंडेशन किस पे होती है? कोऑपरेशन। और कोऑपरेशन किस पे बेस्ड होता है? सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज पर। अगर ये दो टर्म किसी भी रिलेशन में से निकल जाए तो रिलेशन चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। कहीं भी कोई भी रिलेशन उठा लो, गुरु चेले का उठा लो, मां बेटे का उठा लो, फादर सन का उठा लो, हस्बैंड वाइफ का उठा लो, कोई भी दुनिया का रिलेशन उठा लो, फ्रेंडशिप का रिलेशन उठा लो, फ्रेंड फ्रेंड है दो, जहां कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस नहीं है कोई दुनिया का रिलेशन टिक नहीं सकता। और सोसाइटी की पहली कंडीशन है रिलेशंस। सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ह्यूमन सोसाइटी कंटिन्यू कर पाई, क्यों? क्योंकि उसमें रिलेशंस है। और रिलेशंस कहां से आते हैं? सेक्रीफाइस से या कंप्रोमाइज। माँ बाप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो बच्चे जीवन भर उनके सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। सब नहीं तो कुछ। सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज, समझ में आ रहा है? तो हेडोनिस्ट टेंडेंसी आप चाहो न चाहो आपको साइडलाइन करनी पड़ती है। और यही वैलिड भी होता है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। और जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है एग्जाम हॉल में हमको वैसे ही लिखना पड़ता है। और इतना बुरा भी नहीं है सोशल होना। हेडोनिस्ट टेंडेंसी जरूरी है एक लिमिट तक। जैसे हेडोनिस्ट टेंडेंसी है, हेडोनिज्म आपके लिए जरूरी है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है। आपको खाना चाहिए, हेडोनिज्म से आएगा। आपको शेल्टर चाहिए, हेडोनिज्म से आएगा। आपको कैरियर चाहिए, हेडोनिज्म से आएगा। मतलब आप सब कुछ बड़ी तैयारी करते हैं तो हेडोनिस्ट ही तो होते हैं उस दौर में। आप दुनिया की चीजों को हटाकर सोचते हैं मैं खुद पे पहले मेरा अपना करियर होना चाहिए। मेरा कहां से आता है? यहीं से तो आता है। कभी लाइन लगा के खाना खाया है कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के तौर पे? तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है कि मुझे बड़ा वाला पीस मिलना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, या मुझे सबसे अच्छे वाला खाना मिलना चाहिए। शेल्टर, अगर पीएम आवास योजना के तहत किसी को नाम 1000 लोगों का नाम होता है मान लो, तो क्या टेंडेंसी रहती है कि मुझे मिले। तो ऐसी जगहों पर जहां जरूरी है वहां हेडोनिस्ट चलता है, जरूरी है। यानी बेसिक एमिनिटीज तक आप हेडोनिस्ट हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। मतलब एक ही गिलास पानी है, 2 लोगों को प्यास लगी, तो ये हेडोनिज्म ही है कि वहां युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। और यहां अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन का नाम आएगा जब हम थॉमस हॉब्स पढ़ेंगे, तो वहां है सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन हेडोनिस्ट टेंडेंसी का कंपोनेंट है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अगर आपने कोई काम किया तो वो हेडोनिस्ट है। जैसे मान लो आप घर में सो रहे हो और चोर आ गए और वो बंदूक लेके आए, गन लेके आए, गन लाए। अगर गन के देख के आपने इन पर अटैक कर दिया, ये हेडोनिज्म ही तो है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाना। अब यहां आपने एक आदमी को मार दिया है, पता है, किल कर दिया है, लेकिन तब भी आपके काम को गलत नहीं माना जा रहा। क्यों? क्योंकि हेडोनिस्ट है, ये भी तो हेडोनिस्ट है। तो एक टेंडेंसी, एक लिमिट तक आपका जो हेडोनिस्ट काम है वो गलत नहीं माना जाएगा। एक लिमिट तक जहां आप अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, और वो उस कंडीशन में जहां स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के केस में आप
सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काम करेंगे, प्रिजर्वेशन स्कार्सिटी के केस में सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काम करेंगे तो आपके हेडोनिज्म को गलत नहीं कहा जाएगा। यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ बेसिक एमिनिटी। अरे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट तो तभी करोगे ना जब रहोगे, आप रहे ही नहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट क्या करोगे। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की एक्सटेंट तक आपका हेडोनिज्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन 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 लीजर के बियॉन्ड, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बाद शुरू होता है लीजर। जैसे आपको शेल्टर चाहिए, शेल्टर चाहिए मतलब घर चाहिए, एक कमरा बेसिक एमिनिटीज के साथ, टॉयलेट हो, वॉशरूम हो, किचन हो, पंखा हो, एसी, लाइट, कूलर हो, यहां तक आपकी ये है बेसिक एमिनिटी। ये है बेसिक एमिनिटी। बेसिक एमिनिटी यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है घर। लेकिन जैसे ही आप बेईमानी करके इसे 3 BHK में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, यहां हर कमरे में एसी लगाने की कोशिश करो, और वो टैप वाले वॉशरूम करप्शन करके लाने की कोशिश करो, तब ये जो आपके एक्ट हैं ये चले गए सेल्फ प्रिजर्वेशन के बियॉन्ड। और जो काम सेल्फ प्रिजर्वेशन के बियॉन्ड जाता है वो भी एट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, तब ये माना जाएगा गलत। वो भी किसके हिसाब से? वो भी माना जाएगा केवल JS मिल के हिसाब से। जेरेमी बेंथम करप्शन को गलत नहीं मानता है। वो बोलेगा करप्शन से इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है तो करते रहो, लेकिन जेरेमी बेंथम बोलेगा कि करप्शन से ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है ग्रेटेस्ट लोगों को, इसलिए करप्शन गलत है। तो करप्शन को एक थिंकर सही मान रहा है और एक थिंकर सही गलत मान रहा है। और सोसाइटी में क्या जरूरी है? सस्टेनेंस, रिलेशंस, कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस। तो सोसाइटी ने किसको सही माना? JS मिल को, इंस्टीड ऑफ जेरेमी बेंथम। तो JS मिल को सही माना जाता है। अगर आपको लिखना है कि कौन से वाला ज्यादा सही है तो JS मिल के हिसाब से लिख के आना। व्हाट द पॉइंट? 3 प्रिंसिपल समझ में आ गए? चलो अब समझ में आ गया ना कि हायर प्लेजर कौन सा है और क्यों है। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब हमने 2 थिंकर समझे, आज तीसरा थिंकर और समझ लेते हैं, मैकियावेली। ये भी किसमें है? यूटिलिटेरियन ही आदमी था। यूटिलिटेरियन आदमी क्या बोलता है? ऐसे ही हर थिंकर को समझने से पहले उसका बिलीफ सिस्टम समझेंगे, क्योंकि बिना बिलीफ सिस्टम समझे थिंकर को समझना इम्पॉसिबल है। क्या बिलीव करता है मैकियावेली? क्या सोचता है? सुप्रीम एम, मतलब सबसे ऊपर जो एम है किसका? सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का। ये कौन था? ये पॉलिटिकल थिंकर था, सोशल थिंकर नहीं था। डिफरेंस समझ में आएगा कि पॉलिटिकल थिंकर अलग होते हैं, सोशल थिंकर अलग होते हैं, इकोनॉमिक थिंकर अलग होते हैं, साइंटिफिक थिंकर अलग होते हैं। हर फील्ड का अपना एक थिंकर होता है, पर्टिकुलर तरह से सोचता है। तो ये कौन था? बाई नेचर ये पॉलिटिकल थिंकर था। तो पॉलिटिकल थिंकर में उसने बोला कि सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का जो सुप्रीम एम है क्या है? ऑब्टेन एंड मेंटेन द पावर एंड मोरल रूल्स आर मियरली प्रैक्टिकल मीन्स टू दिस एंड। मतलब साफ है कि मैकियावेली बोलेगा कि भाई साहब, आदमी की सोशियो पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक राजनीतिक जीवन का जो सुप्रीम है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? किसी भी तरह से पावर को पहले तो एक्वायर करो और फिर उसे मेंटेन करो, फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लोगों का कत्ल करना पड़े कर दो, बिना सोचे समझे करो, अगर इससे आपकी पावर या तो ऑब्टेन हो रही हो यानी हासिल हो रही हो या मेंटेन हो रही हो। जितने भी दुनिया में ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी पावर को ऑब्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए एट्रोसिटीज की, वो सब मैकियावेली के फॉलोअर्स माने जा सकते, बेझिझक, बिना डाउट। और जो रूल्स हैं
जिस नैतिकता का ढिढोरा आप पीटते हो सब लोग, वो और कुछ नहीं है, वो जस्ट क्या है, एक मीन है, प्रैक्टिकल मीन है। किसके लिए? टू अचीव दिस एंड ऑफ ऑब्टेनिंग पावर एंड मेंटेनिंग इट। अब समझ आए आपको कि कैसे ये जो रूल्स हैं ये ऑब्टेनिंग पावर एंड मेंटेनिंग पावर को मीन कैसे हैं, एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंडियन कास्ट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, सुना समझा होगा। इंडियन कास्ट सिस्टम में कास्ट है ब्राह्मण। इस कास्ट ने सोसाइटी में पावर हासिल करी और रूल किसने बनाए? इसी ने। और इन रूल्स को नाम क्या दिया? नैतिकता। और जिन लोगों ने इस नैतिकता का पालन नहीं किया उनको आउटकास्ट किया गया, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज की गई। आप जितने भी कास्ट रिलेटेड रूल्स हैं जिन्हें सोसाइटी किसके नाम से बोलती है? नैतिकता, सामाजिक नैतिकता। पत्नी धर्म, जाति धर्म, ये धर्म कहां से आए? इसी से। अब इन्होंने ये रूल बनाए क्यों होंगे? क्यों, क्या करना था? पावर को एक्वायर करना था और प्लस मेंटेन करना था। जातिगत विवाह, इंडोगेमी, ये एक रूल है और इसे नैतिकता के पालन में माना जाता है। अगर कोई आदमी अपनी जाति से बाहर विवाह करता है तो क्या बोला? अनैतिक काम किया यार आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ऐसा कहा गया? नैतिकता क्यों बनाई गई ऐसी? ताकि ये जो कास्ट है अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन कर सके। हर कास्ट अपनी अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन कर सके, इसलिए नैतिकता बनाई गई। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। राजद्रोह का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा। राजद्रोह और एक वर्ड सुना होगा राष्ट्रद्रोह। इन दोनों में अंतर होता है। जो राजद्रोह का कानून था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। जो सरकार का विरोध करेगा वो अनैतिक माना जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नैतिक रूल लेके क्यों आई होगी? ताकि वो अपनी पावर को इंडिया में मेंटेन और मेंटेन कर सके। इसीलिए तो राजद्रोह की जरूरत पड़ी होगी कानून की। अब ऐसे ही राष्ट्रद्रोह, उसका बस एक अच्छा और नेशनलाइज्ड फ्लेवर में चिपका हुआ दूसरा वर्ड है। अभी भी राष्ट्रद्रोह मोस्ट केसेस में राजद्रोह ही है, लेकिन बस क्योंकि सरकारें आरोप नहीं झेलना चाहती, वो उस टर्म के लिए दूसरा टर्म यूज कर लेती हैं, राष्ट्रद्रोह। क्या है भाई राष्ट्रद्रोह? कोई आदमी कैसे राष्ट्र का द्रोह कर सकता है? केवल एक बात कह के, स्पीकिंग, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग यूज कर लेता है तो राष्ट्रद्रोह कैसे हो जाएगा? और किसी की फ्रीडम से, किसी की आइडिया लिबर्टी से किसी को दिक्कत हो रही है तो राष्ट्रद्रोह के नाम पर उसको क्यों कर्व किया जा रहा है? ताकि उस देश की सरकार पावर को मेंटेन कर सके और एक्वायर कर सके। तो जितने भी रूल्स और नैतिकता है वो क्या है? मेरे हिसाब से नहीं, आप सोचो मैकियावेली के हिसाब से। मैकियावेली बोलता है कि दुनिया में जितनी भी मोरलिटी, नैतिकता, वैतिकता है ना, ये सब क्या है? इट्स जस्ट अ मीन्स टू अचीव एंड मेंटेन द पावर। मैं नहीं कह रहा था, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए। कौन कह रहा है? मैकियावेली। तो उसके लिए नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है? किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रूक अटेन द पावर और मेंटेन द पावर। पहले पावर को हासिल करो और फिर मेंटेन करो, फिर चाहे कितनी भी लाशों से गुजरना पड़े। मैकियावेली के हिसाब से ये सही है। वो कत्ल को गलत नहीं बोलता, अगर उस कत्ल से क्या आ रहा हो? पावर आ रही है। इस तरह के थिंकर भी दुनिया में आए हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, आगे चल देखते हैं।
बिलीफ समझ लिया हमने उसका। अब जैसा आदमी का बिलीफ होता है, कोई भी दुनिया में आदमी हो, जैसा बिलीफ होगा वैसी रिसर्च करेगा और वैसे ही कंक्लूजन देगा। अब कंक्लूजन दे रहा तो एडवोकेट क्या करेगा? यू शुड कीप कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बना रहना है। कब तक? कब तक? यू शुड कीप अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी वादे पर टिके रहो। कब तक? ओनली एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स यू टू गेन एंड एस्टेब्लिश द पावर ओवर अदर्स। आपने किसी से कोई वादा किया, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया। अब आपका मोरल ड्यूटी ये है, मेरे हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? मैकियावेली के हिसाब से। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कोई साइन किया। मान लो आपने पिताजी से वादा किया, या आपने गर्लफ्रेंड से वादा किया, या बॉयफ्रेंड से वादा किया, या टीचर से वादा किया, या जनता से वादा किया, या वाइफ से वादा किया, कुछ भी, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कब तक बने रहना है? जब तक आपको उस रिलेशन में दूसरे पर, दूसरी जो पार्टी है उस पार्टी पर, यहां दूसरी पार्टी कोई भी हो सकता है, यहां दूसरी पार्टी कोई भी हो सकता है, एक तरफ यू, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके चिल्ड्रन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप अगर लीडर है तो पॉपुलेशन, मतलब सिटीजन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब आप कुछ भी हो सकते हो। आप अगर मालिक हो तो आपकी मेड जो है, घर में जो काम करने वाले लोग हैं, नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मैकियावेली का कहना है कि आप जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी बात पर तब तक टिको, बस कब तक? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हित में क्या कर रहा हो? पावर को एक्वायर करने में मदद कर रहा हो, या पावर को मेंटेन करने में मदद कर रहा हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी स्थिति में आपको लेके आने की कोशिश कर रहा है जिसमें आपकी पावर कम होगी या आपकी पावर छिन सकती है, तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाओ। यहां वादा की कोई दिक्कत नहीं है। आपने जुबान दी, कोई मत, फर्क नहीं पड़ रहा मैकियावेली को। मैकियावेली कह रहा है कि मैं ऐसा कहीं काम क्यों करूंगा जिससे मेरा ही नुकसान हो रहा हो। मेरा नुकसान यहाँ केवल पावर है। यहाँ पावर मतलब नुकसान ये नहीं है कि मुझे मेरे कपड़े छिन जाएंगे, मेरे घर छिन जाएगा, नहीं, पावर, ये स्टेबल पावर की बात करता है मैकियावेली। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मेंटेन नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है जिसमें आपकी पावर छिन सकती है या कम हो सकती है। और उस किसी कॉन्ट्रैक्ट में केवल तब तक बने रहना है जब तक आपकी पावर या तो बढ़ रही हो या कम से कम स्टेबल हो। गॉट द पॉइंट? मैकियावेली को समझ लिया? ठीक है, अब तक हमने समझ लिया किस किस को? यूटिलिटेरियंस में जेरेमी बेंथम को और जेएस मिल्क। क्या यही दो लोग हैं जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स में या फिलोसफी में पढ़ने चाहिए? नहीं, कुछ और भी है। उनका नाम है एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस ये भी यूटिलिटेरियन कैटेगरी में ही कैटेगराइज करेगा। तो क्या कहते हैं, इनका बिलीफ क्या है? इनका बिलीफ है कि जो प्लेजर है ना वो अल्टीमेट गुड है। क्या है? प्लेजर एज द अल्टीमेट गुड एंड सफरिंग एज ओनली इविल। जो एपिक्यूरियन फिलोसफी को मानता है वो ये मान के चलता है कि जो प्लेजर है वही अल्टीमेट गुड है और जो सफरिंग है वही अल्टीमेट क्या है? ओनली इविल है। अब अगर इन्होंने बोल दिया कि जो प्लेजर है वो अल्टीमेट गुड है, मतलब प्लेजर को अल्टीमेट गुड माना है, तो इन्होंने फिर बात आती है कि क्या कोई क्लासिफिकेशन भी है इनका प्लेजर का? हाँ, ये जेएस मिल के थोड़े से करीबी हैं। जेएस मिल के करीबी हैं कैसे? कैसे में कुछ इनके हिसाब से जो प्लेजर्स हैं वो रिफाइंड प्लेजर्स और कुछ अनरिफाइंड प्लेजर्स। वही जेएस मिल ने क्या नाम दिया था? हायर प्लेजर्स, लोअर प्लेजर्स। और इसने क्या नाम दिया? रिफाइंड प्लेजर्स और अनरिफाइंड प्लेजर्स। मतलब बात वही है, कान घुमा के पकड़ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है। जैसे वहां भी ड्यूरेबिलिटी के एक फैक्टर था, वहां और भी फैक्टर थे, लेकिन इनके हिसाब से रिफाइंड फैक्टर वो है जो ज्यादा ड्यूरेबल है, और फैक्टर ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। तो अब क्लासिफिकेशन कर लिया, तो अब क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट कौन सा है? तो जॉय ऑफ पीस,
जो प्लेजर है पीस का, अगर आपके काम से पीस बढ़ती है तो वो प्लेजर ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट वही है। अब हाउ टू अचीव इट, तो बाई एलिमिनेटिंग अनसेटिस्फाइड डिजायर्स। मतलब अगर आपको हाईएस्ट प्लेजर हासिल करना है तो कैसे हासिल करोगे, जो अनसेटिस्फेबल मतलब जिनको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, ऐसी डिजायर को छोड़ दो ना। सफरिंग आती कहां से है, बुद्धा को याद करो, बुद्धा क्या बोलेंगे, सफरिंग का कॉज क्या है, डिजायर। तो डिजायर छोड़ दोगे, जब डिजायर ही नहीं बची, आशा ही नहीं बची, तो निराशा आएगी कहां से। अब ओशो को सुन लो, ओशो को मिक्स करोगे, ओशो क्या कहते हैं, निराशा और कुछ नहीं है, आशा का ही एक रूप है, आशा का ही प्रतिफल है, आशा का ही रिजल्टेंट है। जब तक तुम आशा करोगे तभी तक निराशा है। जिस दिन तुमने किसी से आशा छोड़ दी, होप छोड़ दी, डिजायर छोड़ दी, उस दिन से उस फील्ड में तुम्हें निराशा मिलेगी ही नहीं। तुम आईएएस बनने का ख्वाब मत देखो, प्रीलिम्स में फेल होने का दुख सामना ही नहीं करना पड़ेगा कभी, है ना। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखोगे और बार बार सांसद ही हारोगे तो दुख होगा कि नहीं होगा। तुम चुनाव लड़ो, लेकिन कोई ख्वाब पालकर मत लड़ो, कर्म करो, उससे इच्छा मत जोड़ो। यही वाली बात एपिक्यूरियंस कहते हैं। तो आपको हाईएस्ट कैसे बनेगा, जो सेटिस्फेबल नहीं है उनको छोड़ते जाओ। ये हो गए एपिक्यूरियंस के मेजर फिलोसोफर्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो यूटिलिटेरियंस है, क्या इनका कुछ एप्लीकेशन है। मान लो इन जनरल कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी में कि क्या यूटिलिटी है यूटिलिटेरियंस की, तो वो 4-6 पॉइंट में समझ लीजिए। कैसे समझेंगे, एट पर्सनल लेवल यूटिलिटी मतलब बता दो। आपको अपने आंसर को थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करना है, स्ट्रक्चराइज मतलब एकदम बढ़िया जगह पे बढ़िया तरह चीजें ऑर्गेनाइज करो। एट सोसाइटल लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल, एट गवर्नमेंटल लेवल। तो यूटिलिटी कहां, जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है वो अलग अलग लेवल पे यूटिलिटेरियन हो सकता है, यूटिलिटी यूजफुल हो सकता है। हमने 4 वो जगह आइडेंटिफाई कर ली। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बताएगा, ये फ्रीडम प्रमोट करेगा, एबिलिटी यानी रिस्क लेने की एबिलिटी को प्रमोट करेगा, और इनोवेशन एंड चेंज को प्रमोट करेगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा है। इंडिविजुअल फ्रीडम को जो यूटिलिटेरियंस है वो इंडिविजुअल फ्रीडम, हेडोनिज्म को प्रमोट करते हैं। हेडोनिज्म मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। अगर सब लोग अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे तो फ्रीडम के बेस पे ही कर पाएंगे ना, तो फ्रीडम को प्रमोट करेगा। अगर आपको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, हेडोनिस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो आप रिस्क भी लोगे क्योंकि आपको ही फायदा होना है। और जब आदमी को पता चल जाता है कि उसी का फायदा होना है, तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी रिस्क लेने की एबिलिटी प्रमोट होगी। इनोवेशन एंड चेंज होगा। इनोवेशन एंड चेंज कब होता है, जब आदमी अपने लिए रिस्क लेता है तो वो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट का ही तो रिजल्टेंट होता है इनोवेशन एंड चेंज। ठीक है। एट सोसाइटल लेवल इट प्रमोट्स न्यू ट्रेडिशंस। दुनिया भर में आधुनिकता आई, मॉडर्निटी आई, तो मॉडर्निटी के पीछे क्या वजह थी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स ने न्यू ट्रेडिशंस को प्रमोट किया। तो आज मॉडर्निटी के जितने भी एस्पेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कपड़े में चेंज होना, फूड स्टाइल में चेंज होना, ईटिंग हैबिट्स में चेंज होना, रेजिडेंशियल हैबिटेट्स जो बनते हैं उनके चेंज होना, स्पीकिंग चेंज होना, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होना, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होना, सारे सिस्टम में जो चेंज आए वो किससे आए, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से। एट इकोनॉमिक लेवल कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इंडल्ज होंगे, सब अपना अपना फायदा देखेंगे, तो कैपिटलिज्म प्रमोट होगा। एट गवर्नमेंटल लेवल क्या प्रमोट करेगा, ये लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि अब सरकार सबके मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर को इंश्योर करने की कोशिश करेगी, और मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर करेगा तो डेमोक्रेसी के थ्रू ही किया जा सकता है। कम्युनिस्ट के थ्रू मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर नहीं किया जा सकता, ना अथॉरिटेटिव के थ्रू करा जा सकता है। तो अब आपने समझ लिए कि डिफरेंट लेवल पर यूटिलिटेरियंस का क्या फायदा है, क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है। अब इसके थोड़े से क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं कि इन जनरल अगर आपको कभी क्रिटिसिज्म करना पड़ गया कि यूटिलिटेरियन का क्रिटिसिज्म बताओ, तो 4-5 बातें वो नोट कर लो। और कौन सी बातें नोट करनी है आपको,
आप ये नोट कर लो, 5-6 बातें मैं बता देता हूं। ये क्या करता है, सबसे पहले यहां से शुरू करते, क्या करता है, अब वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है यूटिलिटेरियन, जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अपने इंटरेस्ट को सीख करो। जब सब अपने अपने इंटरेस्ट को सीख करेंगे तो कौन सर्वाइव करेगा, जो फिटेस्ट होगा। तो सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो जो लोग वीकर रह गए उनकी चिंता कौन करेगा। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या प्रमोट करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जहां जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वहां वीक मारा जाएगा। तो सोसाइटी तो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो अपंग है उसको छोड़ के कुचल के आगे बढ़ जाओ। हमारी सोसाइटी ऐसा प्रमोट नहीं करती, कोई भी सोसाइटी प्रमोट नहीं करती। तो वीकर सेक्शंस का क्या होगा, तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है, खासकर हेडोनिज्म, जेरेमी बेंथम वाला क्या करता है, वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, जो नहीं होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के खिलाफ। पहला पॉइंट, व्हाट द पॉइंट। दूसरा, फोकस ऑन एंड्स। ये जो प्रिंसिपल है, चाहे जेरेमी बेंथम का हो या जेएस मिल का हो, मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर भी बात कर रहा है। और अगर मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर जेएस मिल के हिसाब से भी अगर बात करें, तो वो ये मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर यानी रिजल्ट पे ध्यान दे रहा है। मीन क्या अपनाया गया, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे मैनी टाइम्स मीन कंप्रोमाइज्ड होते हैं मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम गुड इंश्योर करने के चक्कर में। अब कैसे करती हैं, सरकार को लग रहा है कि रिवोल्ट, जो विद्रोह आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे सड़क ब्लॉक हो जा रही है। तो उन्होंने पुलिस बल से लाठी डंडे पिटवा के प्रोटेस्टर्स को भगवा दिया। तो ये प्रोटेस्टर को भगवा तो दिया आपने, जो ट्रेवलर्स थे, जो आम जनता है, उनके लिए कन्वीनियंस तो इंश्योर कर दिया, मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम इंश्योर तो कर दिया, लेकिन कौन से तरीके से किया, अलोकतांत्रिक अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया। तो ये एंड पर ध्यान देता है, मींस कंप्रोमाइज कर देता है। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है। तीसरा, गिव्स लेजिटिमेसी टू मैटेरियलिज्म। आप मैटेरियलिज्म करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्लेजर पे ध्यान देता है ना, प्लेजर ध्यान देगा तो एसी से प्लेजर आ रहा है तो प्लेजर कीजिए, कार से प्लेजर आ रहा है तो कार यूज कीजिए आप, और कार एसी जैसी चीजें यूज करेंगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिक्कत देगा। हीट वेव का नुकसान आप देख ही रहे हो, दिल्ली जैसे शहरों में पानी का संकट कितना गहरा गया है। तो मेटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, मेटेरियलिज्म को प्रमोट करेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ। कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है, कंज्यूमरिज्म प्रमोट करेगा तो फिर मेटेरियलिज्म प्रमोट करेगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है। प्रमोट्स इंडिविजुअलिज्म एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म मतलब सामूहिक भावना, कलेक्टिव कॉन्साइंस को आहत करके, चोट पहुंचाकर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। तो कहते हैं ना, आजकल के दौर में अब तो यूपीएससी भी इस बात पर उतर आया है कि भारत में सामुदायिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। अब तो यूपीएससी भी मानने लगा, ये बात मानने लगा है, अब समझने लगा है। तो उसको लगता है कि इंडिविजुअलिज्म प्रमोट होने से हमारी कलेक्टिव वैल्यूज डिमोट हो रही है, तो ये कलेक्टिविज्म को इग्नोर करता है। फिजिकल प्लेजर हैज हार्म द मेंटल पीस। आदमी शारीरिक सुख के लिए मानसिक अशांति को न्योता देता है। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो क्या है, इसी का तो नतीजा है। आदमी फिजिकल प्लेजर के चक्कर में घर में अशांति ले आता है, तो वो कहां से आता है, मैक्सिमम प्लेजर के चक्कर में मेंटल पीस गायब हो जाती है। लेजिटिमाइज शॉर्ट साइटेडनेस। अब आदमी प्लेजर ढूंढ रहा है, उसे प्लेजर मिला रसगुल्ले में, तो रसगुल्ला खा लिया उसने, रसगुल्ला खाता रहा, डायबिटीज हो गई। तो शॉर्ट साइटेडनेस, उसने दूर दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि लॉन्ग टाइम में उसको डायबिटीज हो सकती है, ये बात उसने ध्यान दी ही नहीं। वो खाता गया, क्योंकि उसे जब खा रहा था तब उसे मजा आ रहा था, प्लेजर मिल रहा। तो शॉर्ट साइटेडनेस को प्रमोट करता है, लेजिटिमाइज करता है। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर की जहां बात आ गई वहां माइनॉरिटी मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट करेगा। ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा था, आप कोई काम कर दो वैलिड मान लेगा, माइनॉरिटी को तो नुकसान होगा भाई, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कौन ध्यान रखेगा। तो डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलना होता है। इसलिए इस तरह हमने आज यूटिलिटेरियन के पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।